ग्रीटिंग्स एवरीवन। हम लोग कर रहे हैं कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का क्वेश्चन पेपर रांची यूनिवर्सिटी का 2020 से 23 के लिए। ठीक है, हमारा प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो हम लोग अभी डिस्कस करेंगे वो है क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, क्या लिखा हुआ है? फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ अग्नि लिमिटेड प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो हमारा क्वेश्चन है कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में। ठीक है, कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या कौन सा AS में है? AS3। ठीक है, इशूड बाय ICAI। ठीक है, चलिए तो इसमें हम लोग देखते हैं किस तरह से बनेगा। तो इन्फॉर्मेशन हमारा यहाँ पे दिया हुआ है बैलेंस शीट में। नॉन करेंट एसेट्स है, फिर मशीनरी इसमें दिया हुआ मशीनरी बिल्डिंग, फिर करंट एसेट्स है, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवर्स, फिर कैश दिया हुआ है। ठीक है, और फिर यहाँ इन्फॉर्मेशन है। अच्छा, ये तो एसेट साइड पढ़ लिए। अच्छा, लाइबिलिटी साइड का चलिए अभी देख लेते हैं। तो इक्विटी एंड लाइबिलिटी पहले ये वाला साइड था ना, फिर शेयर होल्डर्स फंड, रिजर्व्स एंड सरप्लस, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़, करंट लाइबिलिटीज़ दिया हुआ है। और हमारा यहाँ डेट्स क्या क्या है उस पर ध्यान दीजिए, 18 का है और एक 19 का है। ठीक है, और फिर इधर जैसे हम लोग एसेट साइड में देखें, नॉन करेंट एसेट्स और करेंट एसेट्स लिखा हुआ है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में बताया गया है डेप्रिसिएशन वाज चार्ज्ड ऑन मशीनरी। डेप्रिसिएशन दिया गया 6000 मशीन पे और बिल्डिंग पे 4000। ठीक है, अब इसमें हम लोग देखते हैं इसका सॉल्यूशन। ठीक है, तो हम लोग जो प्रॉपर फॉर्मेट है उसके हिसाब से लिख देंगे, है ना। यहाँ पे हम पूरा फॉर्मेट में नहीं लिखे हैं, पर आपको पूरा फॉर्मेट में ही शो करना है। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट ऑफ अग्नि लिमिटेड, ठीक है, आगे जो भी लिखना है एज ऑन ये। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। या फॉर द ईयर एंडेड, तो उसको आपको चेक कर लेना है क्या है असल फॉर्मेट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, ये सब। ठीक है, एज पर, ठीक है, बन रहा है एज पर AS3। ठीक है, इनडायरेक्ट मेथड, तो सब लिखना है ना, जिससे क्लैरिटी रहे, आपको प्रेजेंटेशन अच्छा रहे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, फॉर्मेट के लिए स्पेस छोड़ देंगे। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट है, तो अगर छोटा है तो भी हम लोग को 2 पेज इसके लिए छोड़ देंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट के लिए। और फिर उसके बाद हम लोग वर्किंग नोट्स और वर्किंग नोट्स के लिए जगह छोड़ देंगे, है ना। तो नोट्स और वर्किंग नोट में तो कुछ एजम्पशन लिए या कुछ स्पेशल पॉइंट के बारे में बताना चाहते हैं, और वर्किंग नोट्स में तो जो हम लोग प्रॉपर वर्किंग नोट्स बनाते हैं। ठीक है, तो जो पहले हमारा एडिशनल इन्फॉर्मेशन रहता है उसको हम लोग एडजस्ट कर लेते हैं, है ना। तो एडजस्ट करते हैं, चलिए। तो लिखा हुआ था डिप्रिसिएशन के बारे में इन्फॉर्मेशन था कि मशीनरी अकाउंट का और बिल्डिंग पे ये डिप्रिसिएशन है ना। तो मशीनरी अकाउंट जब हम लोग बनाएंगे तो हम लोग जानते हैं मशीनरी क्या है, एसेट है। तो इसका जो ओपनिंग बैलेंस है वो कहाँ लिखेंगे, डेबिट साइड में, है ना। तो यहाँ क्योंकि वर्किंग नोट में है, यहाँ पे हम लोग बना रहे हैं, तो इसमें शॉर्ट में भी पूरा फॉर्मेट बना ले तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि मार्क्स और प्रेजेंटेशन अच्छा हो जाएगा, है ना। तो डेट पर्टिकुलर्स, ठीक है, JF, है ना, अमाउंट उस तरह से भी बना सकते हैं जिससे अच्छा लगे, है ना। तो कितना हो गया यहाँ पे, इसका ओपनिंग दिया हुआ है, मतलब बैलेंस शीट में 2018 को 60,000 और 2019 को दिया हुआ है हमारा क्लोजिंग बैलेंस कितना है, 60,000। चलिए एक बार चेक कर लेते हैं यहाँ पे कितना लिखा हुआ है मशीन का ना। मशीन का देखिए 60,000 है यहाँ पे, 18 में भी और 19 में भी कितना है, 60,000। तो ओपनिंग क्लोजिंग तो यहाँ पे दिख रहा है हम लोग को कि वही सेम अमाउंट है, पर असर तो हुआ ना, क्योंकि यहाँ पे डिप्रिसिएशन भी है ना। तो डिप्रिसिएशन का क्या एंट्री हुआ होगा, प्रोविज़न फॉर डिप्रिसिएशन तो यहाँ मेंटेन हो नहीं रहा है, तो सिर्फ क्या होगा, डिप्रिसिएशन टू मशीनरी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्रेडिट में हुआ मशीन, ठीक है, तो डिप्रिसिएशन कहाँ चल गया, क्रेडिट में, है ना। तो बाय डिप्रिसिएशन अकाउंट कितना हो गया यहाँ, 6,000। अब इसको बैलेंस करेंगे तो हाइयर टोटल हम लोग दोनों साइड लिखते हैं, तो यहाँ का हाइयर टोटल 66, तो इधर ही शॉर्ट आएगा, तो वो क्या हो जाएगा बैलेंसिंग फिगर, तो 6,000 आया। तो अब हम लोग देखते हैं कि 6,000 मतलब लेफ्ट साइड मतलब डेबिट साइड एसेट का कोई है, तो वो क्या होगा, और बढ़ेगा। तो बढ़ेगा कैसे, मशीन कैसे बढ़ेगा, हम और खरीदे होंगे तो टू बैंक। ठीक है, तो एंट्री क्या हुआ होगा, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है, तो ये हम कैसे पहुँचे, ये बैलेंसिंग फिगर से पहुँचे, है ना। तो बैलेंसिंग फिगर आया लेफ्ट साइड में, तो बढ़ता है मशीन डेबिट में, और हम लोग डेबिट कर रहे हैं, तो कैसे बढ़ेगा, हम और खरीदे तो 6,000 आ गया।
ठीक है। इसी तरह हम लोग बिल्डिंग का भी बनाएंगे। तो बिल्डिंग अकाउंट का भी हमारा ओपनिंग यहाँ दिया हुआ था और क्लोजिंग दिया हुआ था 18 और 19 का, और हमारा डिप्रिसिएशन 4000 दिया हुआ था। तो बाकी इसका भी क्या आ गया, लेफ्ट साइड बैलेंसिंग फिगर, क्योंकि ये 64,000 हो गया। ठीक है, तो दोनों हाइयर टोटल हम लोग दोनों साइड लिखते हैं 64, तो इधर बैलेंसिंग फिगर आ गया। बैलेंसिंग फिगर कितना आएगा, 19,000। तो यहाँ पे भी देखिए बिल्डिंग क्या है, एक एसेट है, और डेबिट साइड में ही हम लोग बैलेंसिंग फिगर लिखे, मतलब कैसे आएगा, और हम खरीदे हैं बिल्डिंग या बनाए हैं हम, है ना। ठीक है, तो कितना आ गया, 19,000। ठीक है, तो इसका भी हम लोग बिल्डिंग में भी क्या किए, पैसा लगा है मेरा, है ना। चलिए, और फिर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक एक करके फिर, और तो इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं था। हाँ, तो हम लोग अब क्या करते हैं, एक एक करके हम लोग इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कैश फ्लो स्टेटमेंट को। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में हमारा देखिए यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं। 3 एक्टिविटीज़ होता है, हम लोग जानते हैं मेनली, है ना। एक क्या होता है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, एक क्या होता है फिर इन्वेस्टिंग, और फिर लास्ट क्या होता है, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। उसमें हम लोग देखते हैं कैश फ्लो फ्रॉम। तो यहाँ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, सबसे पहले हम लोग नेट प्रॉफिट इनडायरेक्ट मेथड में बिफोर टैक्स लेके चलते हैं। ठीक है, तो वो कितना है बिफोर टैक्स। ठीक है, तो वो कैसे पता चलेगा, प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ठीक है, तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स हमारा देखिए यहाँ पे डायरेक्टली यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि रिजर्व्स एंड सरप्लस में 5,000 था ओपनिंग में, फिर लास्ट डेट में क्या हो गया 8,000, तो मतलब चेंज हो गया ना, 5,000 से 8,000 बन गया। और ये है किसके कारण, ये है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के कारण। तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के कारण है, और इसमें हम लोग देख रहे हैं कि चेंज आया है, 5,000 से 8,000 हो गया, मतलब कितना बढ़ गया। ठीक है, कितना बढ़ गया, तो 8,000 माइनस 5,000 तो 3,000, है ना। फिर हम लोग क्या करते हैं, जो भी नॉन ऑपरेटिंग और नॉन कैश उसको प्लस माइनस करते हैं। तो नॉन ऑपरेटिंग एंड नॉन कैश आइटम्स को हम लोग प्लस माइनस करते हैं। मतलब नॉन ऑपरेटिंग क्या होगा, जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी से रिलेटेड नहीं है, अगर उसके कारण प्रॉफिट का बैलेंस प्लस हुआ है नॉन ऑपरेटिंग के कारण, तो हम लोग यहाँ पे ऑपरेटिंग का सिर्फ दिखाना है ना हमको। तो कुछ अगर प्लस हो गया है नॉन ऑपरेटिंग कारण, तो हम लोग क्या करते हैं उसको माइनस, और कुछ अगर माइनस हो गया है नॉन ऑपरेटिंग मतलब इन्वेस्टिंग या फाइनेंसिंग के कारण, तो उसको क्या करते हैं हम लोग प्लस। ठीक है, और नॉन कैश आइटम जैसे डिप्रिसिएशन है, तो उसमें तो कुछ पैसा नहीं गया ना, तो उसको क्या कर देंगे हम लोग प्लस। अमोर्टाइजेशन ऑफ गुडविल है, तो उसमें भी कोई पैसा तो जाता नहीं है, अगर वो भी माइनस हो चुका है तो उसको क्या कर देंगे प्लस। ठीक है, तो हम लोग नॉन ऑपरेटिंग एंड नॉन कैश आइटम्स को पहले एडजस्ट करते हैं। तो यहाँ पे डिप्रिसिएशन चार्ज हुआ है, तो डिप्रिसिएशन का अमाउंट कितना है 6,000 मशीन पे और बिल्डिंग पे 4, टोटल कितना हो गया 10। तो नेट फिर क्या आता है, हम लोग फॉर्मेट देखे हुए हैं, तो नेट प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, तो कितना आ गया 13,000। ठीक है, तो फिर क्या लेस करेंगे, लेस इंक्रीज इन इन्वेंट्रीज। ठीक है, फिर हम लोग वर्किंग कैपिटल मतलब करेंट एसेट्स और करेंट लाइबिलिटीज़ को हम लोग एडजस्ट करते हैं। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं अगर करेंट एसेट्स बढ़ा है तो मतलब क्या हुआ, हम पैसा मतलब और इन्वेस्ट किए हैं उसमें, मतलब मेरा पैसा फंसा है, और तो वो अगर इंक्रीज़ हुआ है, ठीक है, तो हम लोग का पैसा क्या होगा, डिक्रीज़ होगा, क्योंकि उसमें हम पैसा लगा दिए, है ना। तो अगर इंक्रीज़ हुआ है करेंट एसेट में तो हम लोग माइनस करते हैं, और अगर डिक्रीज़ हुआ है तो मतलब क्या हो, वहाँ से पैसा आ गया, जैसे स्टॉक बेच दिए तो कम हो गया स्टॉक तो पैसा आएगा, डेटर्स कम हो गए तो पैसा आएगा। ठीक है, तो अगर डिक्रीज़ हो रहा है करेंट एसेट्स तो क्या होता है प्लस। ठीक है, और उल्टा रूल चलता है लाइबिलिटी में, जैसे लोन का अमाउंट मान लेते हैं क्रेडिटर्स का अमाउंट बढ़ गया है, ठीक है, सन्ड्री क्रेडिटर्स का, तो बढ़ गया मतलब क्या हुआ, हम हो सकता है अगर उनसे पैसा लिए हुए हैं या सामान लिए हुए तो मेरा क्या हुआ, पैसा क्या हुआ, मेरा पैसा लगा तो नहीं है ना, पैसा तो बच गया है। ठीक है, उसी तरह जैसे मेरा ट्रेड पेबल्स है ना, मतलब वही करेंट लाइबिलिटी, बैंक लोन मान लेते हैं कि करेंट लाइबिलिटीज़ वाला कोई लोन है 1 साल के अंदर वाला मान लेते हैं, रीपे करना है हमको, वो वाला लोन है और उसका अमाउंट बढ़ गया है, तो मतलब क्या हुआ, पैसा मेरा और आ गया ना। तो करेंट लाइबिलिटी जब बढ़ता है तो प्लस होता है और घटता है तो माइनस होता है। ठीक है, तो देखिए इंक्रीज इन इन्वेंट्री हुआ है क्वेश्चन में, देखिए इन्वेंट्रीज का बैलेंस
क्या हुआ देखिए 30,000 था, 30,000 से 42,000 मतलब और पैसा लगाए होंगे, तो लगाए होंगे इसलिए बढ़ गया है। तो क्या करेंगे, करंट एसेट जब बढ़ता है तो माइनस, क्योंकि और पैसा मेरा क्या हुआ, फंस गया ना वहाँ, तो माइनस। इसी तरह ट्रेड रिसीवर्स देखिए 25 से 20 हुआ, तो डेटर्स का जो ओपनिंग था 25 था, क्लोजिंग है 20, तो मतलब क्या हुआ 5,000 और हमको क्या हुआ लौटा दिए। तो करेंट एसेट है और ये क्या हो रहा है, घट रहा है, मतलब पैसा और आ गया, तो क्या हो गया प्लस। ठीक है, ये प्लस हो जाएगा। इसी तरह करंट लाइबिलिटीज़ का देखिए, ठीक है, करंट लाइबिलिटीज़ में बस एक है ट्रेड पेबल, तो 40,000 था अब 44,000 हो गया, मतलब वो हमको और कितना अब देना है, 44,000 देना है, पहले 40,000, तो और कितना बढ़ गया 4,000, तो मतलब मेरे पास 4,000 क्या मान लेंगे हम कि कैश क्या हो गया, बढ़ गया है ना, क्योंकि बच गया, मेरे को इन्वेस्ट नहीं करना पड़ा। मतलब मान लेते हैं क्रेडिटर्स है, तो मान लेते हैं वो सामान ही सप्लाई किया हमको, तो मेरा पैसा तो हमको लगाना नहीं पड़ा अभी, क्योंकि वो क्या हुआ बैलेंस 40 से 44 हो गया। या मान लेते हैं कोई हमको पैसा ही दे दिए हैं, ठीक है, तो हमको कितना, मेरा तो बैलेंस तो बढ़ गया ना, मतलब मेरा पैसा लगा तो नहीं है ना, तो क्या हुआ इसमें जो इंक्रीज़ होगा वो क्या हो जाएगा प्लस। करंट लायबिलिटी में जब इंक्रीज़ होता है तो वो क्या करते हैं हम लोग प्लस, है ना। तो इस तरह से हम लोग करंट एसेट और करंट लायबिलिटीज़ को तीनों को जब एडजस्ट हम लोग कर दिए तो हम लोग क्या करेंगे, तो मतलब इंक्रीज़ इन इन्वेंट्री को क्या किया हम लोग, क्योंकि करंट एसेट है तो माइनस में चला गया। फिर डिक्रीज़ इन ट्रेड रिसीवेबल, करंट एसेट है लेकिन डिक्रीज़ हुआ है तो प्लस में चला गया। और इंक्रीज़ इन ट्रेड पेबल्स, तो करंट लायबिलिटी है लेकिन बढ़ा है तो क्या करेंगे हम लोग प्लस करेंगे। तो नेट इफेक्ट कितना है 3,000 का माइनस में, 12,000 माइनस में है, 5,000 और 4,000 प्लस में है। तो इसका बैलेंस कितना आ गया मेरा, इतना चीज़ एडजस्ट करने के बाद मेरा आ गया 10,000। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। ठीक है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स तो यहाँ कुछ है नहीं, तो माइनस टैक्स पेड, यहाँ कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है टैक्स पेड का, तो यही क्या हो गया नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ मतलब क्या हुआ, यहाँ देखिए प्लस में है 10,000, है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ हमको और जनरेट हुआ है कैश, है ना। ठीक है, तो यहाँ प्लस में बैलेंस है। अब फिर देखिए कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ हम लोग देखते हैं, तो हम लोग अभी बनाए थे मशीन का अकाउंट, तो उसमें हम लोग क्या देखे कि 6,000 का क्या आ रहा था परचेस, और बिल्डिंग में भी परचेज आ रहा था, तो 19,000 का परचेज करेंगे तो क्या होगा, पैसा आएगा कि जाएगा, जाएगा ना, तो इसलिए क्या होगा माइनस में, तो माइनस 6,000 और माइनस 19,000, टोटल कितना हो गया माइनस 25,000। तो इसमें तो माइनस में चला गया, तो इसमें कैश जनरेट नहीं हुआ, इसमें क्या हुआ यूज़ हुआ है। ठीक है, माइनस में आ गया मतलब क्या हुआ पैसा लग गया मेरा और इतना, तो माइनस 25,000। अब फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ का देखिए, तो यहाँ पे शेयर कैपिटल हमारा दिया हुआ था क्वेश्चन में, तो शेयर कैपिटल का क्या आया है, देखिए यहाँ पे शेयर कैपिटल 80,000 था ओपनिंग और क्लोजिंग कितना है 1,03,000। ठीक है, तो शेयर कैपिटल का हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, शेयर कैपिटल का कितना बढ़ गया मेरा 23,000। ठीक है, तो अगर हम शेयर कैपिटल इशू किए हैं तो पैसा आएगा कि जाएगा, आएगा ना, क्योंकि हम लोग इशू किए हैं तो पैसा हमारे पास आएगा, तो कितना हो गया 23,000 मेरा प्लस में, क्योंकि पैसा आया है, हम लोग को बस देखना है पैसा आया है कि पैसा गया है, आएगा तो प्लस जाएगा तो माइनस। ठीक है, जैसे इन्वेस्टिंग में किए थे आएगा तो प्लस, नहीं तो जाएगा तो माइनस। ठीक है, यहाँ तो गया था परचेज। ठीक है, तो इशू किए हैं तो प्लस हो गया। और बैंक लोन, देखिए बैंक लोन का क्या है, बैंक लोन का मेरा बैलेंस था, ठीक है, लोन फ्रॉम बैंक देखिए 40,000 था, अब कितना हो गया 30,000। तो 40,000 अगर 30,000 हो गया मतलब क्या हुआ, हम लौटा दिए पैसा, तो रिपे किए हैं कितना का 10,000 का, तो रिपे किए हैं तो मतलब पैसा क्या हुआ आया कि गया, गया है ना, पेमेंट कर दिया ना हम। ठीक है, तो इसका देखिए अकाउंट भी बनाए हुए हैं लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ में हम लोग, जो लोन फ्रॉम बैंक वाला है। ठीक है, तो ओपनिंग क्लोजिंग, ठीक है, तो ओपनिंग लिखे क्योंकि क्रेडिट होता है बैलेंस, है ना, तो क्लोजिंग भी, क्लोजिंग इधर साइड, और तो कितना आ गया बैलेंस शीट फिगर 10,000, तो ये क्या हुआ पेमेंट। इसी तरह शेयर कैपिटल का भी बना सकते हैं हम लोग, तो इसका ओपनिंग दिया हुआ था 80,000, क्लोजिंग दिया था इतना, तो बीच में और कितना इशू कर दिए 23,000, है ना, बढ़ रहा है, मतलब किससे बढ़ रहा है बैंक के कारण। ठीक है, और इशू किए होंगे, है ना हम लोग। ठीक है, तो ठीक है, अच्छा एक चीज़ को हम लोग को ध्यान देना है, भले ही हम यहाँ पे बैंक शो किए हैं, ठीक है, पर हम लोग का जो सारा क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन है, लास्ट में बैलेंस शीट जो है उसमें लिखा हुआ है कैश, है ना। अभी हम लोग यहाँ पे देखिए ना,
देखिए यहाँ पे कैश ही लिखा हुआ है। तो हम लोग एक काम कर सकते हैं, सारा चीज़ किस में दिखा सकते हैं, जो हम बैंक में लिख दें यहाँ पे, हम यहाँ पे उसको कैश नहीं लिखे, हम लोग को जो भी ट्रांजैक्शन हुआ है हम लोग भी किस में कर सकते हैं कि दिखाने के लिए, क्योंकि बैलेंस शीट में क्या था, सिर्फ कैश ही लिखा हुआ है ना, तो सब जगह यहाँ पे भी हम लोग क्या लिख सकते हैं, जहाँ जहाँ बैंक वाला है वहाँ हम लोग को भी किससे करना चाहिए, कैश से ही कर लेना चाहिए, क्योंकि सारा इन्फॉर्मेशन क्योंकि बैलेंस शीट में कैश दिया हुआ है तो बैंक का अकाउंट हम क्या मान सकते हैं कि नहीं है मेरा, है ना। तो कैश लिख लेंगे आप तो बेटर रहेगा, है ना। बैंक की जगह क्या लिख लेना चाहिए, कैश लिख लेना चाहिए, ठीक है। ये तो वर्किंग नोट में है, तो आप वर्किंग नोट में कैश ही लिखेंगे तो बेटर रहेगा, ठीक है। तो देखिए, तो इसका भी हम लोग कर लिए, बैंक लोन रिपेड तो 10,000, ठीक है। तो नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़, ठीक है, कितना, तो 13,000 आ गया इसमें, ठीक है। 23,000 प्लस में था और 10,000 माइनस में, तो 13,000। अब हम लोग क्या करते हैं, तीनों एक्टिविटीज़ का जो नेट रिजल्ट है उसको देखते हैं, ठीक है। तो ऑपरेटिंग का ए मान लिए, ठीक है, इन्वेस्टिंग का बी और फाइनेंसिंग का सी, तो ए प्लस बी प्लस सी तीनों को जो हम लोग ऐड किए तो -2,000 हो गया, है ना। 10,000 माइनस 25,000 और फिर प्लस 13,000, तो 2,000 माइनस में आ गया। और ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट प्लस करते हैं हम लोग, है ना। तो ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में तो बस हमारा क्वेश्चन में तो सिर्फ कैश का ही बैलेंस लिखा हुआ है, और तो कोई शॉर्ट टर्म मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ या बैंक ये सब तो नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। तो 5,000 मेरा ओपनिंग है, ठीक है, और क्लोजिंग कितना है 3,000। तो देखिए आंसर पहले से ही इंडिकेटेड रहता है कि क्लोजिंग जो बैलेंस है वो कितना आना चाहिए, आपका 3,000 आना चाहिए, और ओपनिंग कितना है 5,000। मतलब क्या हुआ, साल भर में आपका कितना घटेगा, आपका 2,000 घट जाएगा। और हमारा आंसर भी देखिए 2,000 घटा हुआ वाला ही आया है। तो साल भर में मेरा कितना घट गया 2,000, और प्लस ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितना है 5,000, तो मेरा क्लोजिंग कितना आया 3,000, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि आंसर ऑलरेडी हम लोग को पता रहता साल भर का कितना अगर दिया हुआ है ओपनिंग और क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का बैलेंस, तो हम लोग उसका समझ सकते हैं कि साल भर में मेरा कितना यूज़ हुआ होगा, मतलब माइनस में, या जनरेट हुआ होगा प्लस में, ठीक है। थैंक यू।